आफ्टरनून और आज है एटम्स चैप्टर नंबर 8 ट्वेल्थ क्लास का लेक्चर नंबर 3। और अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में जो पढ़ा है वी हैव डन अबाउट रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उसी का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इम्पैक्ट पैरामीटर। ये दो चीजें करने के बाद हमारा जो पहला टॉपिक है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वो पूरा हो जाएगा। तो आज की क्लास में वी वुड बी डूइंग टू थिंग्स। सबसे पहली वुड बी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। लेकिन इन सारी चीजों को करने से पहले एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था क्या। अब मैं डेट्स वेट्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने 2-3 बार उसको रिवाइज कर लिया। तो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने रदरफोर्ड और उसके दो स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया बिस्मिथ जो कि नेचुरली अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता रहता है 5 से लेके 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी के साथ। 5 to 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी के साथ ये नेचुरली अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता रहता है। हम इसकी वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई पोटेंशियल लगा के कुछ ना कुछ फील्ड लगा के हम इसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन नेचुरली 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी के साथ ये वहां से हीलियम पार्टिकल्स के न्यूक्लियस निकलते हैं। ठीक है, फिर सामने हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया कॉलीमेटर। कॉलीमेटर क्या करते हैं, ये जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे उसको एक प्रॉपर बीम में लेके जाता है कॉलीमेटर। फिर उसके बाद उसके आगे हमने लगा दिया एक गोल्ड फॉयल, बहुत ही पतला सा गोल्ड फॉयल, 10⁻⁻⁷ मीटर की गोल्ड फॉयल। फिर उसके बाद पीछे एक डिटेक्टर से हमने चेक कर लिया, जिंक सल्फाइड या फिर जिंक सल्फेट के डिटेक्टर से हमने चेक कर लिया कि कौन से एंगल पे कितना अल्फा पार्टिकल्स आके स्ट्राइक कर रहे हैं। और हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, हमने एज इन रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की कि जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा का सीधा निकल गए। मतलब कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे उनके सामने कोई न्यूक्लियस आया ही नहीं। यहां से रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। पहली बार किसी इंसान ने यह शब्द यूज किया था, न्यूक्लियर और न्यूक्लियस। तो वहां पे रदरफोर्ड ने बोला कि भाई मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स तो सीधा निकल गए, मतलब कि ज्यादातर जो एटम है वो खाली है, सीधा निकल के 99.86% अल्फा पार्टिकल्स। लेकिन कुछ थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट भी हुए। वो डिफ्लेक्ट इसलिए हुए होंगे क्योंकि कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो हमारा हीलियम पार्टिकल था, ये हीलियम का न्यूक्लियस था। हीलियम का न्यूक्लियस मतलब कितना चार्ज होता है हीलियम के न्यूक्लियस के पास, 2e, पॉजिटिव 2e। अब थोड़े से पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि डिफ्लेक्शन होने के लिए यहां पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन ये जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं दिस इज ओनली अबाउट 0.14%। इतना, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है गोल्ड में, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटा है और वो बहुत ही छोटी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। फिर ये जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, 0.14% पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इनमें से क्या हुआ, 8000 में से एक, 8000 में से एक पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, ये मोर देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए। दिस एंगल वाज मोर देन 90 डिग्रीज, सॉरी, दिस एंगल वाज मोर देन 90 डिग्रीज। और इसमें से भी 1 आउट ऑफ 1 मिलियन सीधा सीधा वापस आ गया। अगर ऐसे जा रहे थे तो सीधा सीधा यहां से ऐसे वापस आ गए। तो इन सारी ऑब्जर्वेशंस को देख के रदरफोर्ड ने हमें कुछ और चीजें बताई। उसने बोला कि ये जो न्यूक्लियस है बीच में, उसने इसको टर्म दिया न्यूक्लियस। बोला सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा और बहुत छोटी सी जगह पे है, बहुत छोटी सी जगह पे है, इसीलिए बहुत कम पार्टिकल्स को ये डेविएट कर पा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ही छोटी वॉल्यूम है इसकी, क्योंकि 10 लाख में से एक सीधा सीधा वापस आ रहा है, मतलब कि इसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत छोटी है। यस, और ये जो पूरी कहानी है इसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। और उसने थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी हमें बता दिया। उसने बोला कि जैसे जे थॉमसन ने बोला था ना कि प्लम पुडिंग मॉडल होता है कि पॉजिटिव के बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसने बोला ऐसा नहीं है। पॉजिटिव ये थोड़ी सी जगह पे है, कॉन्सेंट्रेटेड है, इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। और एक ये सेंटेंस बोलने में उसने गलती क्या कर दी, उसने बोल दिया ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं दे आर रिवॉल्विंग इन एनी रैंडम ऑर्बिट।
जो कि बाद में प्रूव हुआ गलत कि ये एनी रैंडम ऑर्बिट नहीं होता, ये स्पेसिफिक ऑर्बिट्स होते हैं, जिसको बाद में बोहर ने प्रूव किया कि ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सो इन अ नटशेल दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसकी ना कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे पहली लिमिटेशन तो यही है, हमें दिख ही रही है सीधा सीधा, कि उसने बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, किसी भी ऑर्बिट में तो रिवॉल्व कर नहीं सकता। तो इसका मतलब ये जो रदरफोर्ड का मॉडल था, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, और आज हम उस लिमिटेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद विल डू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स nuclear model of atom. So these are the limitations of Rutherford's nuclear model of atom. इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी? सबसे पहली इसकी लिमिटेशन, ये तुमसे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो दो ही पॉइंट्स है इसके। सबसे पहली लिमिटेशंस क्या थी कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम could not, ठीक है, ये मॉडल गलत नहीं था, बहुत सारी इसने मतलब रेवोल्यूशनरी थ्योरीज क्रिएट की। उसने पहली बार बोला कि भाई न्यूक्लियस नाम की कोई चीज होती है, ये बहुत अच्छा मॉडल था ये, लेकिन कुछ इनकम्प्लीशंस थी। ठीक है, लिमिटेशंस बोलेंगे शायद गलत हो जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट था। पहली इनकम्प्लीशन क्या थी कि रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, could not explain stability of an atom. रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। नाउ व्हाट डज दिस मीन? पहले तो मॉडल देख लेते हैं, मॉडल क्या है। रदरफोर्ड ने बोला कि भाई बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस है, बहुत छोटा सा, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो किसी भी रैंडम ऑर्डर में रिवॉल्व कर रहे हैं। और अब ये स्टेबिलिटी बीच में कहां से आ गई? क्योंकि जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ ना 1911 में, तब तक मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, तुमने नाम सुना ही होगा। मैक्सवेल वही ना जिन्होंने हमें ऐसे ये सब करना सिखाया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, उन्हीं में से एक है ये, फ्लेमिंग मैक्सवेल एक ही थे। ठीक है, तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट हो चुके थे जिन्होंने पहले ही हमको एक थ्योरी दे रखी थी। मैक्सवेल ने बोला था कि एवरी मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल, every moving charged particle constantly loses energy. तो ये वाली चीज मैक्सवेल ने पहले ही प्रूव कर रखी थी कि कोई भी अगर चार्ज्ड पार्टिकल है और वो अगर मूव कर रहा है तो वो कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी को लूज करता रहेगा। ये उन्होंने ऑलरेडी प्रूव कर रखा था। लेकिन रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में क्या बोला कि भाई बीच में तो न्यूक्लियस होता है, ये पड़ा होता है एक जगह पे, ये ज्यादा मूव नहीं करता, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड ऐसे ऐसे करके मूव करते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड मूव करते रहते हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा होगा रदरफोर्ड से कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं इसके अराउंड, तो उसके बीच में क्यों नहीं जाके लगते? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन उसके बीच में क्यों नहीं आके गिर जाते? तो उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड ने बोला अबे तुमने देखा नहीं, नॉर्मल सोलर सिस्टम में भी तो यही होता है, जैसे सन है, सन के अराउंड अर्थ मूव कर रहा है ना, या फिर अर्थ के अराउंड मून मूव कर रहा है। तो मैं वही क्वेश्चन दोबारा से पूछ सकता हूँ कि भाई मून बीच में आके गिर क्यों नहीं जाता? तो मून आके इसलिए नहीं गिर सकता क्योंकि मून के पास ऑलरेडी एक एनर्जी बनी हुई है, उस एनर्जी को यूज करके वो घूमता रहता है अपने आसपास। देखो अंदर एक फोर्स लग रही है, मान लो ये है अर्थ, ये है मून, छोटा वाला है मून, तो ये अपने अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो मान लो कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये देखो ये जो मून है ना वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन अर्थ इसको खींच रहा है बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, तो वो कहाँ गई सारी एक्सेलरेशन? जिस फोर्स के साथ इसको खींचा जा रहा है, तो F/m एक एक्सेलरेशन होगी ना, वो सारी कहाँ गई एक्सेलरेशन? तो उसका जवाब है कि ये जो मून है ना, अब इस तरीके से बंध गया इसके ऑर्बिट में कि ये जो सारी इसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, फोर्स बाय मास एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ना, इसको वो कन्वर्ट कर दे रहा है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन में।
एक्सेलरेशन का मतलब यही है ना कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होनी चाहिए क्योंकि फोर्स लग रही है। तो मून ने क्या किया, मून ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। बोला लो बेटा डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से V1 और V2 अलग अलग हो गया, V1 V2 अलग अलग होने की वजह से मून के पास थोड़ी सी एक्सेलरेशन आ गई। तो ये जो सारी फोर्स लग रही थी मून के ऊपर, मून ने वो उस एक्सेलरेशन को कहाँ यूज कर लिया, डायरेक्शन चेंज करने में। मून ने बोला तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए ना, ठीक है मैं तुम्हें एक्सेलरेशन दे रहा हूं, यहाँ पे लो डायरेक्शन चेंज कर दिया ऐसे करके। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने वही जवाब दिया। रदरफोर्ड ने बोला कि भाई देखो अर्थ के आसपास भी तो मून घूम रहा है ना, तो मून आके अर्थ में नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा मून आके अर्थ में, क्योंकि मून के पास जो एक्सेलरेशन मिल रही है अर्थ से, वो मून उसको किस में यूज कर रहा है, उस एक्सेलरेशन को यूज कर रहा है डायरेक्शन चेंज करने में। वही काम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, माना कि पॉजिटिव न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बीच में जाके नहीं लगता, क्योंकि इसके पास कुछ एनर्जी है। जिस फोर्स के साथ इसको अंदर खींचा जा रहा है, वो फोर्स ये अपनी डायरेक्शन चेंज करने में लगा दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो ये जवाब एक बार के लिए तो चल गया। रदरफोर्ड ने एक बार तो इसको टाल दिया कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसलिए जाके नहीं लग रहा क्योंकि वो एक्सेलरेशन को यूज कर रहा है डायरेक्शन चेंज करने में। लेकिन ये वाली चीज को रदरफोर्ड नहीं बता पाए कि भाई मैक्सवेल ने बोला था कि कोई भी जो चार्ज्ड पार्टिकल जब मूव कर रहा है, अपनी एनर्जी को कॉन्स्टेंटली लूज करता रहता है। यहां पे ये जो हमारा चांद है, ये जब मूव कर रहा था अर्थ के अराउंड, इसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है। ये एक फिक्स्ड एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से ये ऑर्बिट में बंधा हुआ है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो एक चार्ज्ड पार्टिकल जब कॉन्स्टेंटली मूव करेगा तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंगली अपनी एनर्जी लूज करेगा। अब अगर इसको यहां पे घूमना है, तो घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास एक सर्टेन एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन अगर वो एनर्जी को थोड़ा थोड़ा सा लूज करता रहेगा, थोड़ा सा लूज करता रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके घूमने की शक्ति बहुत कम हो जाएगी, ऑर्बिट में फंसे रहने की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। मून अपने ऑर्बिट में इसीलिए बंधा हुआ है क्योंकि मून के पास एक पर्टिकुलर पावर है जिसकी वजह से वो ऑर्बिट में घूमता रहता है। लेकिन यहाँ पे इसके पास एनर्जी वो जब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी मूवमेंट की वजह से, तो ये आके इसमें न्यूक्लियस में चला जाएगा। मतलब कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसके अकॉर्डिंगली एटम होना चाहिए एक अनस्टेबल चीज। अनस्टेबल मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी न्यूक्लियस में आके लग जाना चाहिए। और जब बाद में कैलकुलेशंस हुई, वहां कैलकुलेशन से पता चला कि रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से 10 रेज टू द पावर -8 सेकेंड्स, 10 रेज टू द पावर -8 सेकेंड के अंदर अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में आके बैठ जाएगा। मतलब कि इतना ज्यादा अनस्टेबल है एटम, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नहीं समझा पाए कि स्टेबिलिटी क्या होती है एटम की। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। स्टेटमेंट ये है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। पीछे की कहानी ये है कि मैक्सवेल ने ऑलरेडी बता रखा था कि चार्ज्ड पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा, और अगर ये पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज कर देगा तो फिर एक दिन ये न्यूक्लियस में आके चला जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जा रहा। तो इसको बाद में करेक्ट किया बोहर ने। एक इंसान थे बोहर, उन्होंने बोला, वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो बोहर ने क्या बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता तो है न्यूक्लियस के आसपास, लेकिन इट रिवॉल्व्स विद फिक्स्ड एनर्जी। इट रिवॉल्व्स विद फिक्स्ड एनर्जी, वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता। इसको बाद में हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ दिस वाज व्हाट द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम वाज। Okay, and the second limitation was that Rutherford's nuclear model of atom could not, मिटा दो ना इसको, ठीक है ना, प्लीज गिव मी थम्स अप। इसको साइड बाय साइड नोट कर लिया करो। ओके, या एंड द सेकंड लिमिटेशन वाज कि जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम था, वो एक और चीज नहीं समझा पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, could not explain, ओके इसको थोड़ा समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इट कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा
discrete spectra of atoms. अब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मान लो हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई माय बेस्ट, कि मान लो हमारे पास कोई भी एटम है, कुछ भी एटम है, मान लो सोडियम ले लो, एक सोडियम का एटम है, तो ये जब मूव कर रहा होगा, ये वेव की तरह मूव कर रहा होगा, तो इसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, लेट्स से E, और उस E के कॉरेस्पॉन्डिंग वी नो दैट E is equal to hc by lambda. We know that E is also equal to h into frequency, where h is the Planck's constant, f is the frequency, speed of light, and lambda is the wavelength of this atom Na. तो ऐसे हर एटम की अलग अलग एनर्जी होगी, अलग अलग वेवलेंथ होगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। जब बाद में एक्सपेरिमेंट किए ना, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा कि जो सोडियम है उसकी एनर्जी है मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सोडियम के काफी एलिमेंट्स की एनर्जी थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जिस एटम की 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं थी सोडियम की, उसकी एनर्जी थी मान लो 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सारे सोडियम एटम्स की एनर्जी थी 3 इलेक्ट्रॉन, ये मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे एटम्स की वैल्यू थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत सारे एटम्स की वैल्यू थी 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक एटम की वैल्यू तो है 3, फिर बहुत सारे एटम्स की वैल्यू है 3.1, फिर बहुत सारे एटम्स की है 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ऐसे कंटिन्यूअस एनर्जीज नहीं आ रही थी। मतलब हमको पता ही था कि अगर मान लो मैं तुमको एक सोडियम का एटम पकड़ा दूं, तो हमको ऑलमोस्ट पता ही था कि उसकी एनर्जी या तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी या फिर 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। मतलब कि ये जो एनर्जी का स्पेक्ट्रा था वो डिस्क्रीट था, ठीक है, समझ में आ रहा है? डिस्क्रीट का मतलब क्या है? मान लो इस कमरे में कुर्सियां रखी हैं, और मैं बोलूं ये जो कुर्सियां होंगी, या तो हम 27 कुर्सियां रख सकते हैं या फिर हम 38 कुर्सियां रख सकते हैं। तो मतलब कि ये जो नंबर है, नंबर ऑफ चेयर्स इन दिस रूम इज डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही हैं इसकी। लेकिन अगर ऐसा होता कि या तो 27 है या 28, 29, 20, 30, 40 कुछ भी कुर्सियां हो सकती है, फिर हम बोलते कि ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, कि 1 से लेके 40 तक कितनी भी नंबर ऑफ कुर्सियां हो सकती हैं। तो ऐसी अगर इसकी एनर्जी होती 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड सो ऑन अप टिल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम बोलते ये एनर्जी का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बन रहा है। लेकिन यहां पे जब हमने नोटिस किया, सोडियम का डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रा बन रहा था। इसको तुम लिख सकते हो डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रा भी लिख सकते हो, डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रा। अभी मैं थोड़े से और वर्ड उसमें ऐड करूंगा, लेकिन फिलहाल लिख दो डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रा। अब क्योंकि एनर्जी इसकी डिस्क्रीट आ रही थी, तो डिस्क्रीट एनर्जी के हिसाब से लैम्डा भी इसका डिस्क्रीट आएगा, क्योंकि Hc तो कांस्टेंट ही है। तो अगर एनर्जी डिस्क्रीट थी तो लैम्डा भी डिस्क्रीट आएगा। तो इसका मतलब यू कैन से दिस इज एनर्जी स्लैश वेवलेंथ। वेवलेंथ भी उसकी डिस्क्रीट आ रही थी। अगर वेवलेंथ डिस्क्रीट आ रही है, यू नो एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू hf, h तो कांस्टेंट ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी डिस्क्रीट आएगी। अब ये जो एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की डिस्क्रीटनेस थी, वो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम नहीं समझा पाया। और वो क्यों नहीं समझा पाया? क्योंकि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में क्या था कि अगर बीच में ऐसे न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि ये डिस्क्रीट वैल्यूज आती क्यों हैं। अभी बोहर ने हमें पूरा समझा दिया कि ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो या तो यहाँ पे रिवॉल्व करता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रॉन नहीं मिला फिर दूसरे में मिलेगा, मतलब जो शेल काफी दूर है, ये वाला शेल यहाँ पे, इसमें मिलेंगे तुम्हें 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद अगले शेल में मिलेंगे। तो मतलब जब तक मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, तब तक एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी E1, इसको तुम मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में आ गए, अब जो एनर्जी आएगी अगली 4.6। इसी हिसाब से डिस्क्रीट एनर्जी के साथ साथ मेरे पास 2 डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ लैम्डा आएंगी, उसी हिसाब से मेरे पास 2 डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी। ये होता है एक्चुअल में। लेकिन रदरफोर्ड ने हमको क्या बोला था, जहां पे वो फंस गए थे, रदरफोर्ड ने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, किसी भी रैंडम ऑर्बिट में मूव करना स्टार्ट कर देता है।
तो रदरफोर्ड के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि मान लो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है E1 एनर्जी के साथ, तुमने थोड़ी सी इसको इसको एनर्जी दे दी, तुमने पीछे से नीचे से हीट कर दिया, तुमने थोड़ी सी एनर्जी दे दी इस इलेक्ट्रॉन को, तो वो थोड़ा सा बाहर वाले ऑर्बिट में आ जाए, थोड़ा सा बाहर आ जाए, एनर्जी हो जाएगी E1 प्लस सम स्मॉल वैल्यू। तुमने थोड़ा सा उसको हीट और कर दिया तो ये एनर्जी हो जाएगी E1 थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू। मतलब रदरफोर्ड ने तो ये बोला था ना कि भाई वो किसी रैंडम ऑर्बिट में ट्रेवल कर सकते, कि मतलब कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनना चाहिए था फ्रॉम E1 टिल E2, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनर्जी का हो क्या रहा था, पहले यहां तो E1 आ रही थी, थोड़ा सा तुमने हीट किया, एनर्जी E1 ही रही, थोड़ा सा तुमने और हीट किया, एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब कुछ E1 की कॉरेस्पॉन्डिंग रहा। लेकिन जब थोड़ा सा तुमने और हीट किया, फिर एकदम से जंप मारा 3 से लेके 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। मतलब कि यहां पे एक बार फिर रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम फेल हुआ। एक बार फिर से बोहर आए और बोहर ने आके बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ये रिवॉल्व करते हैं। और फिक्स्ड ऑर्बिट का मतलब क्या है, फिक्स्ड एनर्जी के साथ रिवॉल्व करते हैं। फिक्स्ड ऑर्बिट का मतलब क्या है, फिक्स्ड वेवलेंथ के साथ रिवॉल्व करते हैं। और फिक्स्ड ऑर्बिट का मतलब क्या है, ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के साथ रिवॉल्व करते हैं। ओके, so these are the two limitations of Rutherford's nuclear model of atom. Okay, इसको नोट कर लो अच्छे से। ये जो तुम्हें एग्जाम में लिख के आना है, तुम्हें जस्ट ये ऊपर वाली 2 लाइनें लिख के आनी है, लेकिन तुम्हें इसके पीछे की कहानी पता होनी चाहिए, जस्ट इन केस किसी ने पूछ लिया तुमसे एग्जाम में, या फिर इवन अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं नीचे वाली पीछे वाली कहानी के बेस पे। ठीक है जी। So this was the limitations of Rutherford's nuclear model of atom. और अब हम करेंगे आज की क्लास में जो मेन हमें करना है। So our topic is distance of closest approach. Closest approach. Distance of closest approach. पहले तो मतलब समझ लेते हैं distance of closest approach होता क्या है। इसको हम सिंबलाइज करते हैं R0 से। Distance of closest approach एक distance होता है। This is the minimum distance that an alpha particle can go close to the gold nucleus. ठीक है, गोल्ड का न्यूक्लियस था ना, यहाँ पे गोल्ड फॉयल के अंदर यहाँ पे गोल्ड का न्यूक्लियस था। इस गोल्ड के न्यूक्लियस का कुछ रेडियस भी होगा यहाँ पे इस तरीके से R। यहां से हमने अल्फा पार्टिकल्स फायर किए थे, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे सीधा निकल गया होगा, यहाँ से एक और अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया होगा, 99.86 तो सीधा ही निकल गए होंगे। फिर यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल आया होगा जो कि यहाँ से ऐसे करके ऐसे मुड़ गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा उसके पास जा रहा था, रिपल्शन हुई। फिर यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल जा रहा होगा जो कि ऐसे रिपेल करके यहाँ से ऐसे मुड़ गया। फिर एक और अल्फा पार्टिकल आया होगा जो बहुत ही पास चला गया होगा, मान लो यहाँ तक चला गया, यहाँ से ऐसे रिपेल कर गया होगा। तो इनमें से जो अल्फा पार्टिकल इसके सबसे पास पहुंच गया, जो अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड न्यूक्लियस के सबसे पास पहुंच गया, सबसे पहले तो वो कौन सा पार्टिकल होगा, जो कि सीधा इसकी एक्सिस पे गया होगा, सीधा उसकी तरफ जा रहा होगा, हेड ऑन कोलिजन करने के लिए कोशिश कर रहा होगा, बिकॉज वो पूरा उसके पास चला गया होगा और बिल्कुल यहां पास से आके मुड़ गया होगा यहां से। तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस बच गया, ये जो छोटा सा डिस्टेंस बच गया न्यूक्लियस के बीच में और ये अल्फा पार्टिकल के बीच में, उसको हम बोलते हैं R0। R0 इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, मैं ये तुमको बता नहीं पा रहा हूं, एक्चुअली में ये जो डिस्टेंस होता है ये सेंटर से होता है, मतलब सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके यहां तक, इसको हम बोलते हैं R0। ओके, लेकिन जब हम न्यूक्लियस बनाएंगे तो न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस जब बहुत छोटा होता है, कि मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और अल्फा पार्टिकल यहां पे आके मुड़ गया, तो वो थोड़ा सा डिस्टिंक्शन खत्म हो जाता है कि हमें सेंटर से डिस्टेंस लेना है या कहां से डिस्टेंस लेना है। सो बेसिकली ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस।
और ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का हम एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, इससे हमें एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि गोल्ड फॉयल का न्यूक्लियस कितना बड़ा है। गोल्ड फॉयल का न्यूक्लियस कितना बड़ा है। मान लो ये गोल्ड फॉयल का न्यूक्लियस, मैं थोड़ा सा जूम इन करके बना रहा हूं, ठीक है। मान लो ये गोल्ड फॉयल का न्यूक्लियस, और हमने निकाल लिया कि इलेक्ट्रॉन, सॉरी जो हीलियम है, हीलियम का न्यूक्लियस वो यहां पे आके मुड़ गया, यहां से आके मुड़ गया। मतलब कि सेंटर से नियरेस्ट दूरी कितनी है, इतनी, R0। सेंटर से कितना पास जा सकता है, ये R0 डिस्टेंस पास जा सकता है। इसका मतलब जो गोल्ड न्यूक्लियस का रेडियस है, न्यूक्लियस, जो गोल्ड के न्यूक्लियस का रेडियस है वो ऑब्वियसली इस R0 से कम होगा। बिकॉज R0 क्या है कि वो कितना पास जा सकता है, R0 क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोल्ड न्यूक्लियस टू द क्लोजेस्ट अल्फा पार्टिकल। तो ये अगर R0 है तो ऑब्वियसली जो गोल्ड के न्यूक्लियस का रेडियस होगा, तो ये रेडियस विल बी लेस देन R0। ये हम बाद में देखेंगे कि ये कितना कम है R0 से, लेकिन R0 से थोड़ा सा कम होगा। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इसको हमने किस लिए यूज किया, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइज को एस्टिमेट करने के लिए हमने ये टेक्निक यूज की, जिसको हमने बोला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्योंकि जब रदरफोर्ड ने बोला ना कि ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत छोटा है, तो फिर वहां पे सवाल उठने शुरू हो गए कि बताओ कितना छोटा है, मेजर करके बताओ। तो तब जब मेजर करना पड़ गया, तब उसके बाद हमने इसको यूज किया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि रदरफोर्ड ने एक्चुअली में किया क्या होगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उन्होंने निकाली कैसे, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। हम जस्ट एक सिंपल सी टेक्निक यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। हमने क्या किया, यहां पे ले लिया एक गोल्ड का न्यूक्लियस, और बिल्कुल यहां से पैरेलली यहां से एक इलेक्ट्रॉन को फायर कर दिया, जो कि नेचुरली फायर कर दिया। हमने कुछ बाहर से एनर्जी नहीं दी, नेचुरली हमने उसको मैक्सिमम एनर्जी के साथ फायर कर दिया। मैक्सिमम कितनी एमिट करता है बिस्मिथ, 5 से लेके 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तक। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल है इस गोल्ड न्यूक्लियस के बहुत पास चला जाए, तो बहुत पास भेजने के लिए व्हाट आई विल हैव टू डू इज, मेरे को सबसे ज्यादा एनर्जी के साथ फेंकना पड़ेगा। यस, मान लो यहां से बहुत दूर एक बिल्डिंग है, तो मेरे को यहां से ये मार्कर फेंक के मारना है, और मेरे को बोला कि ये जो मार्कर है तुम्हें इतनी तेज फेंक, तुम्हें इस तरीके से भेजना है कि मार्कर उस बिल्डिंग के काफी पास चला जाए, जितना पास हो सकता है उतना पास चला जाए। तो मैं क्या करूंगा, पूरी जान लगा दूंगा कि आराम से फेंक दूंगा ऐसे, पूरी जान लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं पूरी एनर्जी के साथ फेंकूंगा, तभी तो ये जो होगा अल्फा पार्टिकल उसके पूरा पास चला जाएगा। तो हम यहां से अल्फा पार्टिकल को फायर करेंगे 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। 5 वाला भी यहां से जा रहा होगा, लेकिन 5 वाला उतना पास नहीं जा पाएगा। तो ये जो 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला अल्फा पार्टिकल है, ये यहां से चलेगा और ये जा रहा होगा इसकी तरफ। अब क्योंकि इसके पास एनर्जी है, तो एनर्जी के हिसाब से ये वहां तक जा रहा होगा। लेकिन यहां पे आके ये देखेगा ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल खुद भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे आके वो मुड़ जाएगा। हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे जब अल्फा पार्टिकल था, तो हमने उसको एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी दी। काइनेटिक एनर्जी हमने इसको कितनी दी, 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और यहां पे इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी इसके पास क्यों होगी, क्योंकि ये इसकी रेंज में है। अभी हम बात करेंगे वो कितनी रेंज में है, लेकिन इस चार्ज की वो रेंज में है, इसलिए इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। जब ये अल्फा पार्टिकल बिल्कुल यहां तक पहुंच जाएगा, तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है इसको। तो यहां तक आते आते इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगी, और यहां पे आते आते इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी। हम ये दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है।
सबसे पहले तो ना ये पोटेंशियल एनर्जी समझ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये यहाँ पे मून है, छोटा सा मून बना रहा हूं मैं, अर्थ मून। अर्थ से पहले क्या होता है? मरकरी वीनस। सो लेट्स से सन हमारा इधर है, तो मरकरी यहाँ पे है, छोटा सा मरकरी, और वीनस मान लो यहाँ पे। मान लो कि 1 किलो की बॉल है, एक मार्कर है, 1 किलो की बॉल यहाँ पे कहीं पे पड़ी है बीच में। ये बहुत छोटी सी बॉल है 1 kg की। अब तुम देखो इस 1 kg बॉल के पास कोई भी एनर्जी नहीं है फिलहाल, ये बिल्कुल स्पेस में ऐसे खड़ी है, लटकी पड़ी है, ठीक है। ये ना तो वहां पे हिल रही होगी, ये बस स्पेस में वहां पे पड़ी है, क्योंकि इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है, ना कोई काइनेटिक एनर्जी है, ना कोई मैकेनिकल एनर्जी है, कोई भी एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर यही मार्कर अर्थ के काफी पास होता, अगर यही वाला मार्कर यहां पे होता काफी पास अर्थ के, तो इस मार्कर के पास जान आ जाती ना। देखो ये मार्कर है, नीचे जा रहा है, अपने आप नीचे जा रहा है, मतलब कि मार्कर के पास जान आ गई। वो जान किसने दी? अर्थ ने दी। और वो कितनी जान दी? mgh जान दे दी। यहां पे ये तुम्हें शायद थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, क्योंकि मैंने ये अर्थ के काफी पास बना दिया। ये जो 1 kg का मार्कर है ना, यहाँ पे है, ये बाहर है, मतलब कि अर्थ भी इस पे ज्यादा फोर्स नहीं लगा रही, वीनस भी नहीं लगा रहा, मरकरी भी नहीं लगा रहा, मून भी नहीं लगा रहा, कोई इस पे फोर्स नहीं लगा रहा। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी वुड बी 0। हम बोलते हैं ना इन्फिनिटी पे है वो, तो अर्थ कोई फोर्स नहीं लगा रहा। लेकिन अगर ये मार्कर यहां पे होता तो अब इसमें जान आ गई ना, mgh। यस। तो पोटेंशियल एनर्जी इस मार्कर की खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी इसको दी है अर्थ ने। या फिर अगर ये यहां चला जाता तो इसको पोटेंशियल एनर्जी कौन देता? वीनस। यहाँ पे इसको पोटेंशियल एनर्जी मरकरी देता, मून देता, ये बाकी लोग देते हैं तुमको पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काइंड ऑफ तुम्हारी खुद की होती है। मान लो मैंने इसको मारा यहां से मार्कर को, तो जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसकी खुद की एनर्जी होगी। लेकिन अभी ये जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, दिस एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द अर्थ। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मार्कर। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। मान लो ये होता है एक पॉजिटिव चार्ज, ये होता है एक नेगेटिव चार्ज, ये भी होता है एक पॉजिटिव चार्ज, अलग अलग तरीके के चार्ज होते हैं। ये है एक टेस्ट चार्ज Q0, छोटा सा, इन्फिनिटी पे पड़ा है एज ऑफ नाउ। उस Q0 के पास एनर्जी कितनी है? 0, क्योंकि इसकी वजह से कोई एनर्जी नहीं लग रही उस पे, ये उसको खींच नहीं रहा। इसको ऐसा लग रहा है कि भाई इन्फिनिटी पे है, हम क्यों पंगे ले यहाँ से। इसको भी ऐसा लग रहा है कि इन्फिनिटी पे है, इसको भी ऐसा लग रहा है इन्फिनिटी पे है। लेकिन जब ये Q0 टेस्ट चार्ज इसकी प्रॉक्सिमिटी में आ गया, इस चार्ज के आसपास कहीं आ गया, तब क्या होगा? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तब उसके बाद क्या होगा? ये जो Q0 चार्ज है वो इधर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो जान थी इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो इस चार्ज को मिली है, वो किसने दिया? वो इस चार्ज ने दिया। उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो उस चार्ज ने दिया, जस्ट बिकॉज कि अगर वो किसी और चार्ज पार्टिकल की प्रॉक्सिमिटी में आ गया तो वो उसको कुछ पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। और ये पोटेंशियल एनर्जी का तुमको फॉर्मूला ऑलरेडी पता होगा कि इस चार्ज की वजह से, लेट्स से यहां से r डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज आ गया Q0, तो ये जो Q0 है इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू K इंटू ये जो चार्ज होगा Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। K Q0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालेंगे। ठीक है जी। सो अब एक बार इसको थोड़ा सा खुद से ट्राई करके देखो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ऑल दीज थिंग्स। आई एम सॉरी, मैंने तुमको क्या बताया? दिस इज चार्ज Q, तो इसकी प्रॉक्सिमिटी में, ओके, इसकी प्रॉक्सिमिटी में अगर कोई Q0 चार्ज आके फंस गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू KQ बाय R ना। दिस वुड बी KQ बाय R। KQ बाय R स्क्वायर को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा KQ बाय R। दिस विल बी
द पोटेंशियल एनर्जी अगर वो उसकी प्रॉक्सिमिटी में आ गया। ठीक है ना, सही है ना, हमने चैप्टर नंबर 2 में किया है इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज की कितनी होती है, KQ/R। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी में what we are going to do is initial kinetic energy plus initial potential energy should be equal to final kinetic energy plus final potential energy. तो initial kinetic energy ke initial plus potential energy initial is equal to kinetic energy final plus potential energy final. Initial kinetic energy हमने उसको कितनी दिया, यहां से 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार फिलहाल इसको मैं KI लिख लेता हूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मींस K, उसके बाद चार्ज ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस 79e, एक बार मैं इसको Q लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा यहाँ पे R कितना है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, और ये पूरे को पूरे डिस्टेंस को मैं इनफाइनाइट लिख रहा हूं। अब तुम सोचोगे कि भाई इनफाइनाइट क्यों लिख रहे हो, है ना, इनफाइनाइट तो नहीं हुआ। मान लो ये हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस इनफाइनाइट तो नहीं हुआ, लेकिन ये काइंड ऑफ इनफाइनाइट हो गया क्योंकि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस बहुत छोटा होगा। इस बहुत छोटे न्यूक्लियस के लिए मेरा लैब का कमरा कितना होगा, मान लो 20 मीटर का कमरा है, वहां पे मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, 20 मीटर से मैं अल्फा पार्टिकल्स फायर कर रहा हूँ, और हम कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, यहां से इसके रेडियस से, न्यूक्लियस के रेडियस से। तो जो न्यूक्लियस के रेडियस के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको तो ये लगेगा ना कि ये जो 20 मीटर है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है। प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर ये चीज समझ में आए। मान लो एक लैब है, तो मेरे को तो नहीं लग रहा है ये जो 20 मीटर है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, मैं तो चल के चला जाऊंगा आराम से, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई छोटी सी चींटी है, उसको तुम बोलो कि भाई ये 20 मीटर तुम्हें ट्रैवल करके जाना है, तो वो चींटी को लग जाएंगे कुछ बढ़िया 5-10 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अब एक ऐसी चीज है हमारे पास, गोल्ड का न्यूक्लियस, जो कि चींटी से भी 1 करोड़ 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 गुना छोटा है। गोल्ड का न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होगा, उसका साइज आएगा कुछ 10⁻⁻15 मीटर के हिसाब से। तो उसके लिए ये जो 20 मीटर डिस्टेंस है, पूरा का पूरा 20 मीटर, उसके लिए हम ये बोल सकते हैं 20 इज ग्रेटर देन 10⁻⁻15। तो उसके हिसाब से ये जो रेडियस आएगा नीचे, this can be considered as infinite. So my potential energy initial would be equal to KQ divided by infinite. उसके बाद इस स्पॉट पे जब वो जस्ट टर्न करने वाला होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज जब मैं पेन को ऊपर फेंकता हूं काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी बिकम्स 0 एंड काइनेटिक एनर्जी आल्सो बिकम्स 0, and potential energy at this point, potential energy would be K times Q on gold foil, Q on gold foil divided by R naught. R naught क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि सेंटर से तुम कितना पास आ गए। ये होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज। लेकिन हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा उसमें लिख रहा हूं Q अल्फा। ओके, सो यहां से देखते हैं क्या क्या कट सकते हैं। KQ बाय इनफाइनाइट, ये कट जाएगा, 0 बन गया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 बन गई, मतलब कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू K चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड फॉयल इनटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय R नॉट। यहां से अगर मेरे को R नॉट निकालना है, आई कैन से माय R नॉट इज इक्वल टू K चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड। चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू, कितने प्रोटॉन्स होते हैं उसके पास, 79।
79 into E is the charge on the nucleus of gold multiplied by charge on alpha particle. Charge on alpha particle is equal to how much? कितने protons होते हैं? 2 protons extra. 2E divided by the maximum kinetic energy which can be given to an alpha particle. And this is the formula for the distance of closest approach. ये होता है distance of closest approach. Please take a minute, write this down. अगर कोई doubts है मेरे को पूछ लो, फिर उसके बाद हम questions करेंगे इसी concept को use करके.